रोजा का पैसा मिल रहा था 400 रुपया। तो मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ किया, मैं उसके पास गया जो जिसने मुझे ज्वाइन, मेरा भाई तो साइड हो गया, उसने कहा तू कर, तू जान, तेरा बिजनेस जान, मुझे कोई पता नहीं है। अब वो क्योंकि उसको कुछ जानकारी नहीं थी, अब मैं उसके पीयूसी वाले के पास गया, मैंने कहा क्या है, बोलिए पैसा आपका आ गया। मैंने कैसे आए, बोला आपने कुछ लोगों को ज्वाइन करा, प्रपोजल सिर्फ आपको और कुछ सिलाई वगैरह मुझे मिल गई। अब 470 रुपया आया। तो फिर अभी जो बात आप लोग कर रहे थे, अब मेरे दिमाग में हलचल पैदा होगी। मैंने कहा ये तो कुछ अलग सा है। मैंने रिलेट अपनी लाइफ से किया। मैंने जैसे आपको बताया कि 13 किलोमीटर आना जाना और 450 रुपया मुझे 2 साल तक मिले। मुझे 470 रुपये मिले हैं केवल 2-4 लोगों से बात करने पे। तो फिर मैं इस सिस्टम में थोड़ा सा अंदर एंट्री करने की मैंने कोशिश कर दी। मैंने कहा ये सिस्टम कुछ और है। एक तरफ एमए इंग्लिश, एमए इकोनॉमिक्स, बीएड करने के बाद 450 रुपये की पहली नौकरी मिली, और यहाँ पर केवल 2-4 लोगों से बात करके मुझे जो है 470 रुपये मिले। इसका मतलब कुछ ना कुछ है। उसके बाद उसने ये बताया कि जो मेरी अपलाइन थी उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, आदमी बिजनेस में नहीं है। उन्होंने कहा कि 2100 कुछ रुपये आपके गुरु में बटा भी है। मैंने कहा पैसा क्या है, बस गुरु में बटा हुआ है। मैंने कैसे बढ़ता, वह लेवल के अनुसार बढ़ता है। फिर मैंने ज़्यादा जानकारी नहीं। उस पर मैं कंपनी की विजिट पे भीलवाड़ा चला गया, और भीलवाड़ा मैंने कहा अब तो देखना है इसको कि ये क्या है। भीलवाड़ा गया तो जो है भीलवाड़ा की धरती, तो उस धरती को नमन है, उस धरती को प्रणाम है। वहाँ पे देखा तो अलग सा माहौल, एक अलग सी दुनिया, एक अलग सा समाज, एक अलग सी लोगों की सोच बहुत प्रभावित हुआ। और वहाँ पे मुझे ये सोचने का विचार आया, या मैं इस सोच के लिए विवश हुआ कि दुनिया में कुछ अलग सा हमें करना है, दुनिया में कुछ हमें अलग सा अपने आप को दिखाना भी है, बनना भी है, लोगों के लिए काम करना। कसम खा दी कि अब जो है वापस यानी कि सिस्टम के होके रहेंगे। जब भी भीलवाड़ा आएंगे टीम के साथ आएंगे, बिल्कुल तय से काम करेंगे। और जैसे ही आए वापस तो होता ही है, बिल्कुल दिल खोल करके काम शुरू कर दिया। और जैसे आप दिल खोल के काम करते हैं तो आपको पीछे खींचने वाले लोग भी होते हैं। बहुत सारे लोगों ने टीका टिप्पणी शुरू कर दिया, अरे गुरुजी प्रवक्ता पद पे हैं, प्रधानाचार्य का प्रभार भी है और साबुन तेल बेच रहे हो। बड़े बड़े कटाक्ष होने शुरू हो गए, बड़ी बड़ी धमकियां लोगों ने कसने शुरू कर दिए। अब मुझे लगता है कि आपके सामने भी चीजें होती हुई, और ये इसलिए होती है अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपका विरोध जरूर होगा। अच्छा कार्य अगर आप कर रहे हैं तो आपका विरोध होगा, और बुरा अगर कार्य कर रहे हैं तो कोई विरोध करने वाला नहीं होगा। अरस्तु कह गए हैं कि अगर आपका विरोध हो रहा है इसका मतलब आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते गए बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी की बातें सुनी, बहुत सारी दिक्कतें हुई, होती है दिक्कतें। बहुत सारे लोगों ने मनोबल तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन मैं ठान चुका था कि अब पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। न रुका, न थका, न टूटा। उस टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें थी, वंडर वर्ड्स कम होते थे, सामान उपलब्ध नहीं हो पाता था। देहरादून से हम लोग, एक डिपो होता था हमारे गोचर में, डिपो नहीं था यहाँ पे धीमान जी, और पहले डिपो था यहाँ पे धीमान जी से पहले अशोकला जी का, यहाँ से सामान जाता था। तो चैलेंजेस काफी आए, और इसी चैलेंज को फेस करते हुए मात्र 2009 नवंबर में मेरी ज्वाइनिंग हुई, और सितंबर में रॉयल्टी आ गई। 2011 में सितंबर में रॉयल्टी आई, और रॉयल्टी का जो चेक था वो लगभग 23,000 कुछ का था, 23,000 कुछ का रॉयल्टी का चेक था। और नवंबर में आपको पता कि थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी कंपनी के साथ, कुछ षड्यंत्र रचा। जिन लोगों ने कभी आरसीएम के बारे में बातें नहीं की, जिन लोगों ने कभी आरसीएम को अप्रिशिएट नहीं किया, उन्होंने फोन करना शुरू कर दिया, न्यूज पढ़ो कि आरसीएम के साथ क्या हो गया है। लेकिन हमें पता था कि ये षड्यंत्र हुआ है। उसके बाद भी हमने लगातार काम किया, लगभग 2011, 12, मार्च, अप्रैल, मई, जब तक प्रोडक्ट मिल रहा था हमने पूरा काम किया। फिर बीच में आंदोलन में हम लोग के दिल्ली, राजस्थान, कई जगह पे जाने का मौका मिला, और फिर थोड़ा सा 1-2 साल हम लोग डिस्टर्ब रहे। 2 साल डिस्टर्ब रहे तो 13, 14, 15 पे फिर हमने रिस्टार्ट इस काम को शुरू किया। हमारे ग्रेड लीडर दीपेंद्र नेगी जी, हमारे देवेंद्र नेगी सर तो खैर थोड़ा सा उसके बाद आए। बहुत सारे लोग हमारी टीम आने शुरू हो गए, और फिर 8 महीने में फिर रॉयल्टी प्राप्त की। पहली रॉयल्टी अपनी आईडी में थी, और दूसरी रॉयल्टी वाइफ के नाम पे 8 महीने में रॉयल्टी, और वो इनकम लगभग 70,000 के आसपास थी। 2015, 16, 17 में जीएसटी का थोड़ा सा नोटबंदी का असर रहा। नोटबंदी में आपको पता है कि थोड़ा सा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, और ये सारी गतिविधियां करते करते आज आप लोगों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से स्टार पल जैसा एक मुकाम होता है, उस पिन पे मैं हूँ आप सब लोगों के आशीर्वाद से। लगभग 13 रॉयल्टी एक्सपर्ट मेरे ग्रुप में है, 3 पल, 3 टेक्निकल एक्सपर्ट मेरे ग्रुप में है। इनकम की अगर बात करूं तो
और लगभग जो एक मोटा मोटा अनुमान जैसे शशांक जी करते कि अब तो इनकम गिनी में नहीं जाती है, लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास जो है अभी तक घर पे आ चुका होगा। प्रश्न इस बात का नहीं कि 2.25 करोड़ रुपया मेरे पास आ गया, प्रश्न इस बात का है कि लगभग 1 महीने में जो मंथली स्टेटमेंट मेरे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो लगभग 8 लाख के आसपास होता है, 7.5 लाख, 8 लाख, 1.25 लाख। एक साल की अगर बात करें तो लगभग 1 करोड़ रुपया मेरे ग्रुप में मेरी टीम के पास जाता है। किसी के पास 500, किसी के पास 100 रुपया, किसी के पास 50,000, किसी के पास 60,000, किसी के पास होता है। इस तरह की इनकम जाती है। ये सिस्टम की ताकत है, ये मेरी कोई ताकत नहीं है। मैं सिर्फ सिस्टम की ताकत को अपने शब्दों के सामने आपके सामने रख रहा हूं। बात करें कि क्या क्या सिस्टम से मिला है, उसके बारे में थोड़ा मैं बात करूं। ये मेरा परिचय है और अभी तो ये शुरुआत है। अभी आने वाले टाइम पे आप में से बहुत सारे लोग रॉयल्टी पे पहुंचने वाले हैं, बहुत सारे लोग टेक्निकल पे पहुंचने वाले हैं। ये सिस्टम अभी शुरुआती दौर में है। शुरुआती दौर में इसलिए है कि अभी समाज ने इसको मान्यता नहीं दी है। अभी समाज ने इसको मान्यता नहीं दी है। जिस दिन समाज इसको मान्यता देना शुरू करेगा उस दिन आप प्रत्येक लीडर को ऑफिस खोल करके रहना होगा, जैनों की लाइन लगेगी। वो समय आने वाला है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग निगेटिव फेज में है, ये बात आप ढंग से सोच लीजिएगा, ढंग से सुन लीजिएगा। अभी निगेटिव फेज में है, अभी निगेटिव फेज में, अभी पॉजिटिव फेज में नहीं है। लेकिन वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। फिक्की की रिपोर्ट आप देखिए, केजीएफ की रिपोर्ट आप देखिए। अभी आप देखिए कि जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री ने मंच पर आकर के कह दिया कि छावड़ा जी जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो आप कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने मंच पर आकर के कह दिया कि क्या है दार्शनिक। अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने कह दिया कि क्या है ये इतना गजब का, हम नहीं बना पाए महिलाओं को लखपति, आपने बना दिया है। यानी कि मिनिस्ट्री इस पे काम कर रही है, गवर्नमेंट की पूरी नजर इस पे है। आने वाला जो समय है वो बहुत जबरदस्त डार्क शेडिंग का है, लेकिन मिलेगा बेनिफिट उसको जो आज से तैयारी करेगा, जो आज से तैयारी करेगा। कहते हैं कि जो है अमीर वो व्यक्ति हुआ है, अमीर वो व्यक्ति हुआ जिसने समय से पहले डिसीजन लिया है। मिडिल वो हुआ है जिसने कि समय के साथ डिसीजन लिया है, और गरीब वो है जिसने कि समय बदलने के बाद डिसीजन लिया है। यूं समझे कि देहरादून में आज से जब तिवारी जी आए होंगे उस टाइम पे मुझे लगता कि हजारों या लाखों में जो है यहाँ पे जमीन की कीमत थी। जो जमीन उस टाइम पे 1 लाख रुपए बीघा में हमें मिल रही थी या 2 लाख में थी, 5 लाख में थी, आज उस जमीन का चौथा हिस्सा 1 करोड़ का हो चुका है। आज उस जमीन का चौथा हिस्सा यानी कि 5 हिस्सा कितने का हो चुका है? 1 करोड़ का। मैक्सिमम जो रेट हो गए 30, 35, 40 का हो चुका है, 1 करोड़ का हो चुका है। यानी कि जिन लोगों ने डिसीजन राजधानी बनने से पहले लिया वो लोग आज अगर किसी के पास 4 बीघा जमीन भी है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कम से कम 15-16-20 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास है। और आज हम लोग किस पे आ चुके हैं? 100 गज पे आ चुके हैं, 150 गज पे आ चुके हैं। हम लोग समय बदलने के बाद डिसीजन ले रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं गरीबी में तो रहना ही पड़ेगा। और वो जो 70-80 लाख रुपया उस 100 गज के लिए हम खर्च कर रहे हैं, उसमें भी बैंक की EMI है। अपने परिवार के जो पेट का जो है जो हिसाब किताब था उसको हम आज दबा रहे हैं। क्यों दबा रहे? भाई बैंक में अगर EMI देने हैं, आप देखिए हमारे मैक्सिमम टीचर्स लोग जो है लोन में बिल्कुल लबालब है। हमें नहीं जानते हैं लोन में बिल्कुल लबालब है। 40 लाख का लोन है, 60 लाख का लोन है, 70 लाख का लोन है। 70 लाख का 10% इंटरेस्ट, 70,000 ब्याज। वो 70,000 कहां जाना था? वो 70,000 कहां खर्चा होना था? परिवार को होना था, रहन सहन को होना था। लेकिन आज किस पे खर्चा हो रहा है? बैंक को EMI देने में खर्चा हो रहा है। समय जाने के बाद हम लोगों ने डिसीजन लिया है। मैं जो कहना चाह रहा था कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग नेगेटिव फेज में है। जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग को तवज्जो मिल जाएगी, सामाजिक मान्यता मिल जाएगी कि नहीं ये भी एक व्यवसाय है, जिस तरह से भारत सरकार की नीति है, जिस तरह से भारत सरकार इसमें काम कर रही है, उस दिन आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन लोग आपके पास आएंगे। याद कीजिएगा 1935-40 का दशक, पकड़ पकड़ करके लोग जो है आर्मी में भर्ती करते थे। 1960 के दशक की बात करें, पकड़ पकड़ के लोग ब्रिटिश मातृशक्ति को कराते थे। क्या मेरी बात सही है? 1960 में ये था, 65-70, उसके बाद
महिलाओं के लिए कहते थे कि बिल्कुल नहीं, मातृशक्ति तो घर से बाहर नहीं निकलेगी, उसका काम तो घर के अंदर का है, चार दीवारी के अंदर का है। लेकिन आज सोच बदल गई है, आज समय बदल गया है, आज जमाने का जो नजर है और नजरिया वो बदल चुका है। आज देखें कि एक पद है और हजारों लाखों लोग उसके लिए आवेदन कर रहे हैं। हमारे गांव के मेरे एक चाचा जी थे, साल की राम जी था उनका नाम, वो लंबे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो पढ़े लिखे नहीं थे तो जो है आर्मी में गए, तो थोड़ा वॉलीबॉल जानते थे, 2-4 वॉलीबॉल पे शॉट मार दी, उन्होंने कहा इसको भर्ती करो। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि एक पोस्ट निकल रही है और कितने आवेदक उसके पीछे, यानी कि समय बदल गया है। डायरेक्ट सेलिंग में ये होने वाला है, बस आप लोगों भी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि नौकरियां कम होती जा रही है, नौकरियां कम होती जा रही है। कुछ नौकरियां मोबाइल ने चपेट ली, कुछ नौकरियां कंप्यूटर ने चपेट ली, कुछ नौकरियां मशीनों ने चपेट ली, कुछ नौकरियां अब एआई आने वाला है, एआई आने वाला है, आ चुका है, एआई आ चुका है। घरों में काम करने के लिए अब जो है, जो हम मेट वगैरह लगाते वो नहीं होंगे, एआई करेगा, रोबोट काम करेगा। ड्राइवर लेस यानी कि ड्राइवर विहीन कारें आ चुकी हैं, एक चिप आगे है, बस सारे ड्राइवर की नौकरी बाहर। जेसीबी, तमाम मशीनें, तमाम जो मैनुअल काम करते बाहर। साइंस ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया है, डॉक्टरों, हमारे बीच बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, उसमें भी बहुत बड़े संकट आने वाला है कि जब किडनी में इंफेक्शन मशीन बता रही है, कैंसर मशीन बता रही है, हार्ट में जो है जो स्टंट पड़े वो मशीन डाल रही है, तो दवाई क्यों नहीं वो मशीन लिख सकती है? वो सारा बन चुका है। जब सारी जांचें मशीनों ने करना है तो दवाई मशीन ले सकती है, वो फिट हो चुका है, लेकिन उसको रोका गया भी। यानी कि टोटल जो वर्क है वो सारी मशीनीकरण से होने वाला है। इसलिए रोजगार के जो साधन है, रोजगार की जो गतिविधियां हैं, वो धीरे धीरे कम होने वाली है और होगी। स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लग चुके हैं, वर्चुअल क्लासेस लग चुकी है, दिल्ली से एक टीचर पढ़ाएगा, बच्चे जो है पढ़ेंगे यूट्यूब और आप देखिए ऑनलाइन क्लासेस की नजर होती है। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग है, अभी जो बात यहां पे कविता जी ने बताई, ये जब तक मनुष्य जीवन का अस्तित्व रहेगा तब तक डायरेक्ट सेलिंग रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि खाने के बदले तो खाना तो आदमी को पड़ेगा ही है, और कपड़ा तो आदमी को पहनना ही पड़ेगा। इसके बिना मनुष्य रह नहीं पाएगा। अगर इसके बिना रहेगा तो फिर मनुष्य नहीं होगा, फिर पागल कहलाएगा। सही बात। क्योंकि पागल क्या नहीं करता है, वो उसको कपड़े की पड़े खा लेंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है। ये इसका जो मैं बात कर रहा था कि अभी नेगेटिव फेस है, लेकिन आने वाले टाइम पे पॉजिटिव फेस इसका बहुत जबरदस्त आने वाला है। मेरे साथ जो लोगों ने पहले जो है मजाक में जो बातें करते रहे, गुरुजी ये वो हरना फरना, और आज जब वो देखते हैं कि मेरा चेक 1 लाख, 1.25 लाख, 1,30,000, 1,40,000 का आता है, तो मुंह मोड़ करके फिर जो है नजरों मिलाने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन इस सफर तक पहुंचने के लिए, अभी तो शुरुआत है, इस सफर तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको पीछे खींचने के लिए तैयार हैं, अभी नेगेटिव फेस है। अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप को धैर्यवान बनाना पड़ेगा, अपने आप को विश्वास से मजबूत करना होगा। कर सकते हैं विश्वास? दीदी विश्वास कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं? यस। यस। मैं तो बहुत ताकत कम लग रही है मेरे को। विश्वास कर सकते हैं? यस। विश्वास कर सकते हैं? यस। विश्वास कर सकते हैं? यस। अट्टापट्टू एक खिलाड़ी था श्रीलंका का, एक खिलाड़ी था, बहुत बढ़िया डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत मास्टरी थी, बाहर गया विदेशों में खेलने के लिए किसी ट्रॉफी में। पहला टेस्ट मैच में पहला मैच 0 पे आउट, दूसरी पारी 0 पे आउट, वापस बोर्ड ने बाहर कर दिया। 19 महीने बाद फिर बोर्ड की, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो बहुत अच्छा था, 19 महीने के बाद फिर बुलाया गया विदेश दौरे के लिए। पहली इनिंग 0, सेकंड इनिंग 1 रन, बैक प्रॉब्लम, फिर बाहर। फिर 12 महीने के बाद क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कॉल किया कि आओ एक मौका और देते हैं। फिर पहली पारी 0, दूसरी पारी 0। कितने टेस्ट मैच हो गए? 3। रन कितने हो गए? 1। घर वाले कह रहे कि बेटा मत, तेरे बस की नहीं है। रिश्तेदारों ने बोलना छोड़ दिया, पत्रकारों ने मजाक बनाने
शुरू कर दिया, अरे नहीं ये तो जो है घरेलू ही क्रिकेट खेलेगा, नहीं खेल पाएगा विदेशों में। पूछा गया उसे अट्टापटू से, अब क्या रणनीति, अब तो इरादा छोड़ दो विदेश में खेलने का, क्योंकि मां ने वही कहा, पिताजी ने वही कहा, रिश्तेदारों ने वही कहा। लेकिन उससे जब पत्रकारों ने पूछा कि आपका इरादा क्या है, तो अट्टापट्टू का जवाब आता है, अगर मेरे से अगर पूछ रहे हो तो मेरा इरादा है, मुझे मेरे पर विश्वास है, मुझे मेरे पर विश्वास है, एक दिन में जो है अपने आप को वर्ल्ड का जाने माने क्रिकेटर साबित करूंगा। और वही अट्टापट्टू पर जो है तो कितने शतक उन्होंने लगाए, माने जाने खिलाड़ी भी एक टाइम पर है, किस पे, विश्वास पे। विश्वास बना के रखना होगा कम से कम 5 से 7 साल 8 साल, जब तक आपकी यात्रा इस सफर में चलती है, जब तक आपके पास अच्छे परिणाम नहीं आते हैं, तब तक आपको जो है आगे बिल्कुल टिके रहना है, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, नेगेटिविटी को फेस करने की कविता जी कर दी कि लोग जो है इतना ज्यादा नेगेटिव कर रहे हैं कि कभी कभी हमें अपने ऊपर शक होने लग जा रहा है। जो नेगेटिव आपको करता है, एक बार जो है जोर के साथ उनको बोलेंगे, एक दिन मैं आपको कामयाब होकर के दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। जब आप ताक होकर बोलेंगे, सामने वाले के पांव के नीचे की धरती को सिलने शुरू हो जाएगी। और उन्होंने आपको नेगेटिव बातें बोली, आप घर पे आ गए कि अब तो मैं नहीं करता हूं, तो जीत उनकी होगी, जीत उनकी होगी। तो चलिए, बहुत सारी बातें, अब आरसीबी क्या है थोड़ा सा बात करेंगे।